नीट के एग्जामिनेशंस में बहुत कम वक्त रह गए हैं। ऐसे में आज बातें काउंसलिंग या एडमिशन के बारे में नहीं होंगी। कुछ बेहद जरूरी टिप्स बताऊंगा आपको, साथ ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक स्टूडेंट को फेस करना होता है। अच्छी तैयारी के बावजूद वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कौन सी हैं ये प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सब कॉमेडिकर की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं जिसकी बदौलत आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक सवाल से। आप स्टूडेंट से जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने परसेंट सिलेबस आपने कंप्लीट किए हैं। 100%, 70%, 50% या फिर कुछ पता नहीं। जवाब चाहे जो भी हो, तैयारी करने का वक्त निकल चुका है और अब तक आपने जो तैयारी की है उसे बूस्टअप जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहले सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि किसी भी नए टॉपिक को टच न करें। जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसके रिवीजन को जारी रखें। दूसरी जरूरी बात है कि नियमित अभ्यास करें। आप मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें। जो टाइमिंग है इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, एनसीईआरटी की बुक को जरूर फॉलो करें। पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। ऐसे में आपके कोर्स में जो भी किताब आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जा रही हो या फिर कोई दूसरी किताब आप फॉलो कर रहे हो, इसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनके रिविजन करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम के लिए नर्वसनेस को हावी नहीं होने देना है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करिए। नेगेटिव मार्किंग से बचना है क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो के आगे के हिस्से में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिन्हें मैक्सिमम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम 1, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, तैयारी अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में जो टाइम का प्रेशर होता है, 180 मिनट्स होते हैं और वहां पे आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके साथ साथ जो जरूरी इंफॉर्मेशन हैं आंसर शीट में वो भी भरनी होती हैं। ऐसे में टाइम मैनेज कर पाना एक बड़ा चैलेंज होता है और इस टाइम के प्रेशर में कई सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। कई बार वो जवाब गलत सर्कल कर लेते हैं या फिर पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाने से कई सारे सवालों के जवाब गलत हो जाते हैं। कई बार सवाल छूट भी जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि जो भी वक्त आपके पास बचा है इसमें आप लगातार प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हैं तो एनटीए के अभ्यास ऐप पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। अलग अलग चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आप इनकी सेपरेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर टोटल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करेंगे इसके लिए आपको जो तरीका सुटेबल लगता है आप बिल्कुल अपना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये कोशिश करते हैं कि एक नजर वो सारे क्वेश्चन पेपर पे देख लें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप शुरुआत से क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और जो जो आंसर आपको एकदम श्योर शॉट आते हैं उन्हें आप मार्क करते जाएं और जो बच जाएंगे आप उन्हें सेकंड फेज में अच्छे से सोच समझ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप जिसमें कंफर्ट हो आप उसे यूज करें, लेकिन टाइम की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि निश्चित समय में आप सारे क्वेश्चंस को कम से कम अटेम्प्ट जरूर कर सकें। अटेम्प्ट करने से मेरा मतलब उसे सर्कल करने का नहीं है। अटेम्प्ट करने का अभिप्राय यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जिस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही सही है उसे ही मार्क करने की जरूरत है, वरना उसे छोड़ दें। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव मार्किंग की। जी हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बहुत भारी नुकसान उठाते हैं। कुछ बातें यहां पर भी ध्यान देने वाली हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके आंसर्स को आप सीधे रिस्पॉन्स शीट में भरते जाएं। कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो आंसर को पहले रफ शीट पे नोट डाउन कर लेते हैं और बाद में एक साथ कलरिंग करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार अगर कलर करने का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो जो सही जवाब आपको आता था उसकी भी जवाब वहां पे गलत मार्क हो सकते हैं। इसीलिए जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो भी उसका आंसर है उसे उसी समय सर्कल कर देंगे। अगर उस पर कंफ्यूजन है तो उसे साफ साफ छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप व्यर्थ के नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको गेस वर्क नहीं करना है।
जी हाँ, गेस वर्क भी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। रैंडम गेस वर्क तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गेस अगर करना भी चाहते हैं तो टेक्निकली आप वहां पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी सवाल के 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है आपको ये नहीं आता, आप ये सोच सकते हैं उन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा गलत लगे उसे बाहर कर दीजिए, बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन पे यही प्रक्रिया दोहराइए। ऐसा करते हुए अगर 3 ऑप्शंस वहां से बाहर हो जाते हैं और एकमात्र बचता है तो अपने आप सही आंसर होगा। लेकिन अगर 2 या इससे ज्यादा ऑप्शंस हैं और वहां पे आपकी कंफ्यूजन बरकरार है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 60, 70, 80% श्योर हैं कि यही होना चाहिए, तो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट न करें। जी हाँ, रैंडम गेस नहीं करना है, मतलब बिल्कुल भी मत करिए। नेगेटिव मार्किंग में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो गलत ही होगा, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है गेस वर्क को। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट को लगता है कि कई सारे क्वेश्चंस में बी और सी ऑप्शन सही होते हैं, तो अगर 10-12 क्वेश्चंस को लगातार बी या फिर सी को टिक कर दिया जाए तो उसमें से उनको फायदा हो सकता है। यकीन मानिए, इस तरीके के रैंडम गेस करने से अगर आप ये सोचते हैं कि सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत में -1 होंगे, ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो आपका माइनस में ही जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि 3-4 साल के पैटर्न को अगर देख लें कि कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा सही है और उस तरीके से हम रैंडम गेस कर लें तो भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। इन सारी टेक्निक से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आपकी जानकारी के बेसिस पर आते हैं। दोहरा देता हूं, जिस पे 100% श्योर होंगे उस पर ही रिस्पॉन्स अपना दर्ज कराएंगे, अदरवाइज आप उसे कंप्लीटली छोड़ देंगे तो ही ज्यादा फायदा होगा। कई बार समय की कमी होती है और एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला रहता है, जाते जाते स्टूडेंट को ये लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अगर छूट रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी मार्क कर देते हैं। ये गलती भी पैनिक सिचुएशन में मत करिएगा। फिर से दोहरा देता हूं, जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हैं, 10% का भी कंफ्यूजन नहीं है, उसे ही अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ब्लाइंड गेस बिल्कुल नहीं करना है, रैंडम गेस बिल्कुल नहीं करना है, गेस वर्क ही नहीं करना है। अगली बड़ी प्रॉब्लम है नर्वसनेस। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने जो पहले पढ़ाई की है आप उसे अचानक से भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है। क्वेश्चन में जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, बावजूद इसके आप उसका जवाब नहीं दे पाते, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आपकी नर्वसनेस बढ़ती जाती है और आप वहां पे जानकारी होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आखिर क्यों होता है ऐसा? जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं, आपके दिमाग में और कई सारी बातें चल रही होती हैं। आपके दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत टफ भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं। अगर मार्क्स कम आए तो आप सरकारी कॉलेज से भी चूक सकते हैं। अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे? अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को कैसे फेस करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव से पूछ लेते हैं कि इतने समय से तैयारी कर रहे हो, कोटा में पढ़ाई कर रहे हो, रिस्पॉन्स कहाँ है? तो एग्जाम्पल है ये, इस तरीके की बातें जो है वो दिमाग में चल रही होती हैं। कई बार आपके एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके होते हैं तो वहां पे एज का भी प्रेशर होता है। कई बार आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, इस बात का भी प्रेशर होता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। आपने जो पढ़ाई की हुई है आप उसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार एग्जामिनेशन का इटसेल्फ प्रेशर होता है कि इतना कम वक्त है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, और ये भी महसूस होता है कि नीट का जो एग्जाम है ये बहुत बड़ा एग्जाम है, 16 लाख अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, ये बहुत टफ एग्जाम है, ये भी आप सोच सकते हैं। और इन सब की जो प्रतिक्रिया है वो नर्वसनेस क्रिएट करती है। इसका जो असर है वो आपके परफॉर्मेंस पे हो जाता है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि नीट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, 16 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन क्या वाकई यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज्यादा टफ है? बात करें 2020 की, 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए थे। कैसे? अगर इतना ही ज्यादा टफ होता तो आपको एक और बात बताता हूं कि जब नीट का कंसेप्ट आया था तो 50% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी, यानी कि आपको 360 कम से कम स्कोर करने होते तब आप नीट क्वालिफाइड कहलाते। लेकिन इसे चेंज करके 50th परसेंटाइल कर दिया गया, यानी कि अगर 16 लाख अभ्यर्थी हो तो 8 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे और 8 लाख क्वालिफाई नहीं होंगे। और ऐसे में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो कितना होता है? 150 या इससे भी
कम होता है। 150 या इससे कम मार्क्स वाले 8 लाख स्टूडेंट हैं, वहीं बाकी के जो 8 लाख हैं वो 150 से ऊपर स्कोर करने वाले हैं। ऐसे में आपको कंपटीशन कहाँ पे ज्यादा लगता है? बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। और एक और बात बता देता हूं कि जब से एनटीए आया है तब से जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। कंपटीशन टफ नहीं है, आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर गलतियों से बचेंगे तो आप अच्छा स्कोर वहां से ऑब्टेन कर पाएंगे। दूसरे एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। 70, 80, 90% जो भी है आपने जिस सिलेबस पर पढ़कर ऑब्टेन किए हैं उसी सिलेबस पे आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है। जी हाँ, 90% अगर नीट के एग्जामिनेशन में स्कोर कर लेते हैं तो एम्स में पढ़ाई कर रहे होंगे। मात्र 20% भी स्कोर करते हैं तो आप नीट क्वालिफाइड कहलाएंगे। ऐसे में एग्जामिनेशन टफ है, यह बात कहना बिल्कुल गलत है। जरूरत है अपने माइंडसेट को बदलने की। एक बेहद जरूरी टिप्स बता रहा हूं, आप अपने ऊपर इसे ट्राई जरूर करिएगा। लास्ट ईयर पर्सनली मैंने कुछ स्टूडेंट को बताया था और बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। तो आपको करना यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपके दिमाग में जो भी आपको एक्सपेक्टेड स्कोर लग रहा था उसे एक डायरी पर लिख लीजिए। 3 बातें मैं बताता हूं जो आपको फॉलो करनी है। पहला कि अपने आप को ये यकीन दिला लीजिए कि जो नीट का एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा आसान होता है और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। दूसरी बात आपको ये अपने आप को यकीन दिलानी है कि नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जितना पोर्शन आपने कंप्लीट किया है। जी हाँ, अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसी पोर्शन में से आएंगे जो आप पढ़ चुके हैं या जिसके बारे में आपको जानकारी है। और तीसरी बात, अपने आप को आप ये यकीन दिला लीजिए कि आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा स्कोर आपका नीट के एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको इसका असर आपके रिजल्ट में देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए नर्वसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात कर लेते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा होती है कि किसी न किसी वजह से उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। कई बार ये लगता है कि उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, कई बार पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिला, कई बार अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिले या फिर अच्छा ट्यूशन नहीं मिला। इस तरह की वजहें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर बनना आपका सपना है तो ये कोई भी कंडीशंस, कोई भी सिचुएशंस आपको रोक नहीं सकती। अगर सिचुएशंस बहुत ज्यादा आपके फेवर में हो तो भी आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है। याद रखिएगा, संघर्ष जितना ज्यादा होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। जीवन में कुछ भी आपको गिफ्ट में नहीं मिल सकता। कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी सफलता आपको तभी मिल सकती है जब आप उस लायक हो, जब आप उसको डिजर्व करते हो। तो कभी भी हम कोई भी प्रयास करते हैं और वहां अगर हमें निराशा भी मिलती है या फिर कठिन परिस्थितियों से लड़ना भी पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं उससे सीखना चाहिए। कभी अपने लिए ये एक्सक्यूज नहीं लाने चाहिए कि मुझे इस वजह से दिक्कत हुई या फिर किसी और वजह से दिक्कत हुई। अगर आपका सपना है तो उसे पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देना है। अगर आप डेस्परेट होंगे, अगर आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कभी भी परिस्थितियां बाधक नहीं बनती। अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में विल पावर है, तब आप परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और ये सफलता का मूल मंत्र भी है। कई बार हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं या फिर टॉपर्स की इंटरव्यू देखते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, लेकिन कुछ ही समय में ये एनर्जी खत्म भी हो जाती है। कई बार हमारे मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि ये स्पेशल लोग हैं, इनको गॉड गिफ्टेड एनर्जीज हैं, ये ब्लेस्ड हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? वो भी बिल्कुल आपके जैसे लोग हैं, वो भी उसी किताब को पढ़ रहे होते हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं। जो डिफरेंस होता है वो विल पावर का होता है, इच्छा शक्ति का होता है, मेहनत का होता है। जी हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर डेस्परेट हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अगर आपको आपके सपने की अहमियत पता है कि आपका जो भी सपना है वो सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट का भी है, आपके भाई बहन का भी है, आपके जो वेल विशर्स हैं उनका भी है, तो आप कभी भी लो एनर्जी फील नहीं करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जो भी इंसान प्रयास करता है
वो या तो जीतता है या फिर सीखता है। जी हाँ, हारता नहीं है। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, सबक लेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते। यही जिंदगी है और यही जिंदगी को जीने का सही तरीका है। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, लेकिन हर एक इंसान स्पेशल है। वो चाहे तो दुनिया में नाम और शोहरत कमा सकता है, सारी दुनिया उसे पहचान सकती है, लेकिन देरी है तो उसे खुद को पहचानने की। जिंदा करिए अपने सपने को, दिल से प्रयास करिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। टीम होम एडुकेयर की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।